Audio Jungle. Audio Jungle. अभी आप देख रहे हैं कंचन न्यूज। इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि न्यूज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अब चलिए खबरें विस्तार से। हमने कहा था कि रैली के पहले हम लालगंज आएंगे। पहले भी हम कई घटनाओं में कई बार लालगंज आ चुके हैं। वैसे इस इलाका से बचपन से 83-84 से नदियों की कछार पे इस इलाके में लालगंज हो या जितने सारे समाज में जो कमजोर और गरीब तबके के लोग हैं, जो बड़ी लड़ाई हुआ करते थे, उसमें हम कई दिन मकई के आर पर खेत में नदियों के किनारे बिताया। हमारा रिश्ता इस इलाके से कुछ प्रमुख साहब जो बुजुर्ग हो गए हैं, बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे, कुछ पूर्व मुखिया जी हमारे नहीं रहे, ऐसे लोग जिनसे पप्पू यादव और हमारा उनका रिश्ता, लालगंज के कई ऐसे बुजुर्ग जिनका रिश्ता हमारा बिल्कुल पारिवारिक रहा है। आज भी मैं लालगंज को अपना परिवार मानता हूँ। मैं आज ऐसा कोई सवाल नहीं है जिसको लेकर के मैं आया हूँ। मैं, आपको पता है कि मुझे राजनीति नहीं आती और मैं राजनीति करता भी नहीं हूँ और आने वाले समय तक राजनीति, जो गंदी राजनीति इस देश की है, मुझे वो नहीं करना है। मुझे पसंद भी नहीं है, बचपन से पसंद नहीं है। जो मुझे अच्छा लगता है पब्लिक के हित में, गरीब आदमी के हित में, आम आदमी के न्याय के लिए मैं वही बोलता हूँ, वही करता हूँ। उसके अलावे मैंने कभी कोई ऐसी बात दुनिया में, मैं शुरू आपको कहाँ से करूँ? आप कभी गौर से सोचिएगा, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मैं शुरू करता हूँ एक छोटी सी वाक्य है। और वो वाक्य क्या है? वो वाक्य है जब दुनिया एक छोटा सा कोरोना से डर रहा था। मेरे और आम आदमी के बीच फर्क समझिए। मैं वो फर्क आपको बता देना चाहता हूँ एक लाइन में। पूरी दुनिया ने अपने पति, अपने पिता, अपने बेटा, अपनी माँ, अपनी बहन, सबको छोड़ दिया। सबने अपने रिश्ते को छोड़ दिया, सबने अपनों को छोड़ दिया। मैंने सबके अपनों को बुलाया, सबके लाश उठाए। एक आदमी अपने परिवार का लाश नहीं छूता था। हमने पूरे देश में, पटना में हर आदमी के घर गए, हर आदमी के लाश को हम अकेला दफनाते थे, अकेला जलाते थे, आप अकेला नदी के किनारे ले जाते थे। ये तो सोशल मीडिया पर, गूगल पर आप सर्च करिएगा तो पूरा देश और वर्ल्ड में कहा था ये कैसे संभव है। किसी ने आज तक कोरोना के मरे हुए पेशेंट तक तो कोई नहीं छूने को तैयार था। गांव में लोग लाने को तैयार नहीं थे, लेकिन कोई ऐसा परिवार नहीं था जहां ऑक्सीजन, जहां दवाई, जहां सुई लेकर, जहां पर एम्बुलेंस लेकर पप्पू यादव ने पहुंचा, खाना लेकर पप्पू यादव ने पहुंचा। ऐसा कोई परिवार। एक छोटा वाक्य आपको ये बताया मैंने। दूसरी वाक्य, जहां पर पीएम भी सोए थे और सीएम भी सोए थे। पूरे देश के मजदूर जब रो रहे थे, बाथरूम का पानी पी रहा था, ट्रेन के बाथरूम का पानी निकाल के पी रहा था, 11 दिन 12 दिन पैदल चल के बिहार पहुंच रहे थे। आप याद करिए, एक एक लोगों के घर पे खाना पहुंचाना, एक एक लोगों को 7-7 भर 3-3 महीने का राशन, हर मजदूर के अकाउंट में 2-2 हजार रुपया। संकट क्या होता है, परिस्थितियां क्या होती है और कब परखा जाता है कि ये अपना है। ये आपसे पूछने वाले कोई पड़ोसी के लोग हैं। कोटा से बच्चों को लाना, जो काम पीएम और सीएम का था वो काम पप्पू यादव को करना। दूसरी बात, जब पटना में बाढ़ आया तो आश्चर्य होगा आपको, सीएम और पीएम दोनों सोए हुए।
अकेला 11 दिन हर व्यक्ति को खाना पहुंचाया, किसी को भूखे रहने नहीं दिए। कोई 12 दिन के बाद हेलीकॉप्टर से खाना गिर रहा था, 12 दिन तक लोग बगैर पानी के मर जाते थे। हमने हर घर में पानी, दूध, ब्रेड पहुंचाया। रिश्ता क्या होता है? जब कोई प्रकृति या परमात्मा के द्वारा क्राइसिस होता है, समाज जब कमजोर पड़ता है, तो यह देखा जाता है कि उस वक्त कौन इंसान आपके साथ खड़ा है। रिश्ता क्या होता है आप हमको बताइए। जब कोई घटना घटित होती है तो लोगों को लगता है कोई अपना तो आए, कोई हमारा आंसू तो पोंछे, कोई मेरी बात तो करे, कोई हमारे लिए न्याय की बात तो करे। इस देश में आजाद हिंदुस्तान के बाद कोई भी पीएम सीएम पब्लिक की बात क्यों नहीं करता? आप बात करते हैं पीएम कौन बनेगा, सीएम कौन बनेगा, एमएलए कौन बनेगा, एमपी कौन बनेगा, मुखिया कौन बनेगा। आप अपने बच्चों और अपनी जिंदगी के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप अपने भविष्य के बारे में बात क्यों नहीं करते? हर बच्चों के बदन पर 100 रुपये से 200 रुपये का कपड़ा नहीं है। अभी जो सर्वे आया है, हमारे सरपंच साहब विकास की बात कर रहे हैं। विकास का मतलब क्या होता है सरपंच साहब? विकास का मतलब होता है एक घर में कम से कम 40,000 रुपया महीने का इनकम। लालगंज पंचायत का सर्वे बता देता हूं। सरपंच साहब 92% लोग 1 बीघा से नीचे जमीन वाले लोग। आप किसका विकास कीजिएगा और कैसे विकास कीजिएगा हमको बता दें। 1 बीघा से नीचे लगभग 86% लोगों को 3 और फूस का घर है। 6,000 रुपया इनकम, 72% लोगों के पास 6,000 रुपया घर में नहीं होता है। यहाँ जितने लोग खड़े हैं, आपके पास रोजगार नहीं है, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास खेती नहीं है, आपके पास फैक्ट्री नहीं है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपके पास क्या है? कब तक जात पात कीजिएगा? कब तक हिंदू मुसलमान? कब तक? क्या अब जमीन होगा आपको? अब तो सारी जमीन बट गई है, खत्म हो गया। तो ना आपके पास अब आने वाले बच्चों को जमीन होगी और ना नौकरी बची इस देश में। 10 सालों के अंदर खत्म हो गई, सारा प्राइवेट हो गया, सारी दुनिया में कंप्यूटराइज हो गया। अब हमारे बच्चों को नौकरी सिपाही के अलावा दूसरा नहीं मिल सकता। हम आपसे पूछ रहे हैं, और फैक्ट्री है नहीं। हमारे इलाके में मक्का सबसे ज्यादा, मखान सबसे ज्यादा, हमारे इलाके में दूध सबसे ज्यादा, हमारे इलाके में फल सबसे ज्यादा, सब्जी सबसे ज्यादा, और एक भी फैक्ट्री हमारे पूरे कोसी सीमांचल में नहीं है। एक भी। आप विकास का मतलब समझ जाते हैं रोड, विकास का मतलब आप समझ जाते हैं रेलवे, विकास का मतलब लालगंज में यदि मैं सब्जी का दुकान छोड़ दूं, दवाई का दुकान छोड़ दूं, सब्जी और दवाई, हमको आप एक बात बता दें, जो लोग यहाँ पर हैं, जहां से चावल, दाल, हल्दी, कपड़े की दुकान अभी आप जाइए, उनसे पूछिए कि सर आदमी के जेब में पैसा होगा तब ना कोई कपड़ा खरीदेगा। तो आदमी के जेब में पैसा क्यों नहीं होगा? ये बात हमारा समाज या हमारा नेता या हमारा पदाधिकारी क्यों नहीं करता? सर रोड एक हिस्सा है, रेलवे एक हिस्सा है, बिजली का बिल आप कहां से दीजिएगा? 3500 रुपया 2500 रुपया में राशन कार्ड मिलता है। इसमें कितने लोग हैं कि 2500 रुपया राशन कार्ड बनाने के लिए पैसा देते?
जितने लोग यहाँ बैठे हैं, इंदिरा आवास या प्रधानमंत्री आवास घर आजाद हिंदुस्तान के बाद इसमें कितने लोग हैं? हम अपने बच्चों से पूछना चाहेंगे जो बीए किए हुए हैं, बीएससी कर लिए, वो हाथ उठाए। जो बीएससी कर लिए हैं वो हाथ उठाए। जो लोग बीएससी कर लिए हैं, कोई भी यहां जितने लोग खड़े हैं इसमें कितने लोग हैं जो बीएससी कर लिए हैं? नहीं है। सरपंच साहब आइए, दोनों सरपंच यहाँ आए। इधर सरपंच साहब, शर्मा जी इधर है। यही विकास है। शर्मा जी इधर आइए। आप जात पात करते हैं, आपकी जाति में 1.2% को 2 बीघा से ज्यादा जमीन नहीं है। 90% लोग इनकी जाति की मजदूरी करता है। लंबा लंबा फेंक करके ये नेता लोग, अब आप सोचिए इसमें कोई बीए नहीं किया, अंदाजा कीजिए ये 3 से 4 हजार की भीड़ में कोई बीए नहीं किया हुआ, और हमारी मां के बदन पर 100-200 रुपये से ज्यादा का साड़ी नहीं थी। क्या किसी भाई को हिम्मत है कि 1000 रुपया का कोई लड़का शर्ट खरीद सकता है? राजधानी है किसी को हिम्मत? तो खर्च आप 1% को छोड़ के 10,000 का कोई जूता पहनने के, कोई ब्रांडेड कपड़ा पहन सकता है? 300 रुपया का कोई सैंडविच खा सकता है? 200 रुपया किलो दाल खाने की स्थिति शर्मा जी आपके जात में 1% भी नहीं है। राजकिशोर पासवान जी नेतागिरी करते हैं। आरक्षण नहीं होता तो आप 2.3% भी आप नहीं कर पाते। ये तो आरक्षण आया कि आपकी 2 पॉइंट बढ़ गया, आपको पता चल जाता है। राजकिशोर जी, आप हमको बताइए ना सब लोग। भैया हम नहीं मोबाइल, हम आपको एक बात आज बता देते हैं। हम 27 दिन गाड़ी के छत पर बैठे रहे, पूरा बिहार दौरा करने के बाद पूर्णिया के गाँव गए। सर हम शर्मा, निसार, मला, केवट, गंगोत्री, गोढ़ी, नुनिया, चंद्रवंशी, मला, बीन, बेलदार, आदिवासी, पासवान, राम, मुसहर के यहाँ खाए खाना। 300 घर में कहीं दाल नहीं मिली है, या तो बथुआ का साग, या तो खेसारी, या तो रैची, सुंठी या काखो। 200 रुपया कौन दाल खाएगा किलो? सच आप हमको बताइए ना। 180 रुपया कौन किरासन तेल खरीद सकता है? 20,000 का बिल आ जाता है बिजली का। इस पर कभी बात इस हिंदुस्तान में क्यों नहीं होती है? बच्चों की पढ़ाई पर बात क्यों नहीं होती है? बच्चों के भविष्य की चिंता बात क्यों नहीं होती है? हमारा बच्चा जात पात क्यों करता है? सर हिंदुस्तान में किसी नेता को यह औकात क्यों नहीं है कि मैं भ्रष्टाचार को मिटा दूं? ये यदि देश के पीएम सीएम को औकात नहीं है तो क्यों बनता है? थाना में कोई ऐसा आदमी बता दीजिए, चाहे वो राजेश
मुखिया जी हो, माँ हो या कोई प्रमुख, सर थानेदार अपने को मालिक पूछता है, कोई बैठ नहीं सकता। ये औकात थानेदार को आती कहां से है? ये हिम्मत कहां से आता है नेताओं के पीछे कि हमारे आम लोग को कुर्सी नहीं मिलती है? कभी याद करिए जब हम आपके यहाँ एमपी एमएलए हुआ करते थे, इस बिहार में कभी भी चैन से किसी माफिया या किसी पदाधिकारी को नहीं बैठने दी। आम आदमी का राज होता था। आज कोई केस करने के लिए जाइएगा, उसके लिए पैसा, चार्जशीट देने के लिए पैसा, डायरी लिखवाने के लिए पैसा, डायरी में नाम जोड़वाने के लिए पैसा, डायरी में नाम कटवाने के लिए पैसा, चार्जशीट समय पर नहीं देने के लिए पैसा। कैसे बचेगा? हमें तो जो कहिएगा सरपंच सब शोध कर देंगे। हम आपको वचन देते हैं सरपंच साहब, कुर्सेला से रुपौली होते हुए 1 साल के अंदर रेलवे लाइन किसी भी कीमत पर पप्पू यादव लेके जाएगा। हर कीमत पर एनएच नौगछिया से लेकर के भवानीपुर होते हुए भीमनगर जो एनएच है उसको हम जोड़ेंगे। ये हमारी चीजें हैं। एक भी सीओ वीडियो, एक भी सीआ, एक भी पदाधिकारी आम आदमी के जेब से पैसा ले लिया, या तो हम जिंदा रहेंगे या तो वो जिंदा रहेंगे। कोई बात नहीं। हम इस धरती पर ना भगवान को गोद रखते हैं, हाथ जोड़ते हैं। मैं सिर्फ इंसान को जो हाथ जोड़ता हूं, वो भी गरीब और बेचारी का आदमी। मैं ताकतवर आदमी को कभी हाथ नहीं जोड़ा हूं आज तक, और ना मैं कुछ पूछता हूं, क्योंकि वो आम आदमी को नौकर समझता, आम आदमी की इज्जत नहीं करता है। यदि हम उसकी हाथ ताकत को प्रणाम करेंगे तो फिर आम आदमी की इज्जत नहीं होगी। हमारी लड़ाई साफ है। मैंने कभी कोई जात नहीं पूछा किसी से दुनिया में। पटना के बाहर में एक एक घर खाना पहुंचाए, मुझको नहीं पता कौन जाता। पूरे देश में कोरोना में रेमडेसिविर, सुइया, ऑक्सीजन पहुंचाए, हमने देश में नहीं पूछा कौन जाता है। मैंने नहीं पूछा। जब भी कोई मर्डर होता है, घटना घटती है, वहां 50,000 रुपया। मैं आपको वचन देता हूं, हर साल पप्पू यादव 10,000 परिवार को रोजगार की गारंटी देते। मैं उसकी जिंदगी भर दूंगा। मैं तो चाहता हूं हर गरीब का बच्चा जो मैट्रिक कर लिया हमसे मिले और वो आगे बढ़े, हम उसकी मदद करना चाहते हैं। लेकिन आपको जात पात से फुर्सत नहीं है, आपको हिंदू मियां से फुर्सत नहीं है। इस पूर्णिया का हाईकोर्ट बेंच बाढ़ से मुक्ति, कोसी सीमांचल में कम से कम मखान और मक्का पर 10-10 फैक्ट्री, दूध पर 1 फैक्ट्री, भ्रष्टाचार से मुक्ति, इंस्पेक्टर राज का खात्मा, सीधा एयरपोर्ट, रेलवे लाइन को जोड़ना, रुपौली, मोहनपुर और लालगंज को, ये इलाका को जो हम लोग का इलाका है, आम आदमी के लिए मंडी की व्यवस्था, किसानों के लिए हर कीमत पर जो फायदा अनाज करता है उसकी मूल्य, आर पार की लड़ाई होगी। सिर्फ पंजाब नहीं लड़ेगा, सिर्फ हरियाणा नहीं लड़ेगा। किसानों के सवाल पर नाकेबंदी भी हम करेंगे। जब तक मक्का और मखान की फैक्ट्री हमारे इलाके में नहीं होगी, तब तक दिल्ली को हम चैन से जीने नहीं देंगे। यही मेरा संकल्प है। और इसीलिए 9 तारीख को आप लोग सब दिन फालतू चीजों के लिए ताश खेलते रहते हैं,
8 तारीख को शिवरात्रि है, आप सब जगह मनाइएगा। अपनी लड़ाई के लिए एक दिन वक्त चाहिए आपका, हमको। राजेश जी, हम आपको वचन देते हैं, आप एक वैचारिक भाई है, हमारे अनुज है। हर घर की जिम्मेदारी के साथ मैं पिता भी हूं, मैं बेटा भी हूं। जब तक हमारे गरीबी और गरीब शब्द को हम खत्म नहीं करेंगे, तब तक पप्पू यादव चैन से नहीं बैठेगा। हमें नफरत है इस दो शब्द से बचपन से। क्या कमी थी हमको? 9-9 हजार बीघा जमीन कम थोड़े ही नहीं था। हमको क्या मतलब? कोई दिन नहीं है जिस दिन 100, 200, 400 लोगों की जिंदगी रोजगार में बदले मैंने कभी चैन से बैठा। सारा परिवार हर आदमी के सेवा में लगा रहा और पूरा नेता जात पात करता रहा, पूरा नेता हिंदू मियां करता रहा। हिंदू मुसलमान जात पात के अलावा कोई मतलब इस देश के नेता को नहीं है। या तो लूटो, या तो जात पात करो, या तो नफरत पैदा करो। युवा को पढ़ने मत दो, गरीब रहने दो, ताकि वो लड़ने की हिम्मत पैदा न करे अपने भीतर, वो आवाज न उठा सके, उसकी जिंदगी दाल में लग जाए, उसकी जिंदगी अपनी बहन अपनी बेटी की शादी में खत्म हो जाए, उसकी जिंदगी सियासियों के चक्कर में खत्म हो जाए, उसके भीतर लड़ने का जज्बा पैदा न हो। उसे उलझा दो, इतना उलझा दो कि वो पप्पू यादव के खिलाफ हिम्मत न करे लड़ने की। उलझा दो। अब मुखिया जी ऊपर उलझा दो। इसीलिए हम राजेश जी को वादा किए थे, लाकर मेरा घर है। आज भी राजेश्वर जी बोले घूम लीजिए, जंगल टोला जाना, उसके बाद फलका में एक सारे यूथ की इच्छा थी कि समापन कर दीजिए क्रिकेट में, मुंह फुलाए हुआ है। हमने कहा 6 बजे तक आ जाएगा। आपको पता है राजेश जी, जो डेवलप देश है वहां ना भगवान है। न्यू अपडेट के लिए देखते रहिए कंचन न्यूज।